गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित गीत नामक शीर्षक, जो छायावाद के प्रवर्तक और छायावाद के 4 स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में विराजमान जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उनके लहर नामक काव्य संग्रह से संकलित है। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति के सौंदर्य को उजागर करती अनेक कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते भी दिखाया है। इसी तरह की उनकी एक सुंदर कविता है बीती विभावरी जागरी। आज हम इसी कविता का अर्थ देखेंगे। यह प्रसाद जी के लहर काव्य संग्रह में संकलित एक जागरण गीत है, जिसका प्रारंभ ही प्रभात की बेला में एक रमणी अर्थात एक सुंदर स्त्री द्वारा पनघट में घड़ा डुबोने के रूपक से हुआ है। यहाँ एक प्रकार से प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। देखिए, प्रकृति में चेतना के दर्शन अर्थात मानवीय चेतना का आरोप छायावादी कविता की विशेषता ही रही है। ऐसा ही बिंब आपको इस कविता में भी दिखाई देगा। इस कविता में एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे सखी, प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य और संगीत के साथ जाग गई है, पर तुम अभी भी अपनी सुंदरता और मधुरता को लेकर सो रही हो। देखिए, कविता कुछ इस प्रकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी। आइए हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। विभावरी अर्थात रात्रि, अंबर यानी आसमान, पनघट यानी वह स्थान जहां पानी भरा जाता है। तो अंबर पनघट का एक साथ मतलब हो जाएगा आकाश रूपी पनघट। तारा बोलते हैं तारों को, घट यानी घड़ा, तारा घट यानी तारे रूपी घड़े। उषा बोलते हैं प्रातः काल का समय, यानी रात्रि जब जा रही हो और सूरज निकलने वाला हो, उसके बीच का समय ही उषा काल बोला जाता है। नागरी बोलते हैं सुंदर स्त्री को। खगकुल अर्थात पक्षियों का समूह। कुल कुल अर्थात घड़े भरने का जो शब्द होता है, यानी घड़ा हम पानी में डुबोते हैं तो कुल कुल की आवाज आती है, और इस कुल कुल की आवाज को पक्षियों के कलरव से भी जोड़ा जा रहा है। किस लय का अर्थ होता है नवीन पत्ता, यानी वृक्षों में जो नए नए पत्ते लगे होते हैं, अथवा कोपल भी कहते हैं इन्हें। अंचल यानी आंचल। लतिका बोलते हैं लता अर्थात बेल। मुकुल बोलते हैं अधिखिले फूल को। नवल रस यानी नवीन रस। गागरी यानी गगरी यानी छोटा कलश जो होता है। अधर बोलते हैं होठों को। राग यानी प्रेम, लगाव। भारतीय शास्त्रीय संगीत में गाने का आधार विभिन्न राग होते हैं, यह भी इसका अर्थ है। अमंद यानी जो मंद ना पड़े, जो धीमा ना पड़े अर्थात तीव्र। अलक बोलते हैं केश अर्थात बाल को। मलयज यानी मलय पर्वत से आने वाली पवन अर्थात बहुत सुगंधित पवन। देखिए, मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं, तो चंदन वैसे ही बहुत सुगंधित होता है, तो वहां से आने वाली वायु बहुत सुगंधित होती है। इसीलिए जब कभी वायु की तुलना करते हैं, सुगंधित वायु की तुलना करते हैं, तो हम लोग इसी मलयाचल से आने वाली वायु से करते हैं। आली बोलते हैं सखी को। विहाग यह मध्य रात्रि को गाया जाने वाला एक राग है, परंतु इसका अर्थ यहाँ देर रात तक जागने के बाद के शयन से उत्पन्न हुई आंखों की लाली से है। आइए अब हम लोग कविता का अर्थ देखते हैं।
बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखिए, आप सब जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले तक पानी लेने के लिए घर से दूर कुएं, नदी आदि तक जाना पड़ता था। उधर प्रातः काल होता था, सुबह होती थी, उधर स्त्रियां घड़े लेकर पानी भरने को निकल पड़ती थीं। वह स्थान जहां कुएं से, नदी से स्त्रियां पानी भरती थीं, पनघट कहलाता था। और दूसरी बात, आपने कभी न कभी रात के अंतिम पहर में दिन के उजाले को धीरे धीरे फैलते जरूर देखा होगा। यानी सूरज निकला नहीं होता, परंतु उजाला होने लगता है। आकाश की कालिमा हल्की होते होते आसमानी हो जाती है। धीमी धीमी हवा उस समय चल रही होती है, चिड़ियां चहचहा रही होती हैं, लोग जागकर अपना काम शुरू कर रहे होते हैं। देखिए, सूरज निकलने से पहले के सुबह के इसी समय को उषा या उषा काल कहा जाता है। और कविता में अक्सर किसी सौंदर्य के वर्णन के लिए किसी दूसरी वस्तु से उसकी समानता बताई जाती है। कहीं यह समानता तुलना के रूप में आती है, तो कहीं ऐसे बताया जाता है कि दोनों में कोई भेद ही नहीं लगे। प्रस्तुत पंक्तियों में अगर आप देखें तो अंबर और पनघट, तारा और घट तथा उषा और नागरी के बीच में यही संबंध है। अर्थात अंबर को पनघट के सदृश बोला जा रहा है, तारा को घड़े के सदृश बोला जा रहा है, उषा को सुंदर स्त्री के जैसे बोला जा रहा है, लेकिन इस तरह से बोला जा रहा है कि दोनों में कोई भेद ही नहीं है। यानी यहाँ पनघट है आसमान, घड़ा है तारा और स्त्री है उषा अर्थात उषा काल। आइए देखें। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, बीती विभावरी जागरी, अर्थात हे सखी उठ, अब रात बीत चुकी है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। और उषा रूपी सुंदरी आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। अर्थात उषा काल आ गया है, आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है और आसमान अब आसमानी रंग का दिखने लगा है। देखिए, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो दूर से किसी नदी के जल को आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो भी आसमानी ही रंग का है। तो इसीलिए यहाँ उस पनघट को आसमान के जैसा बताया गया है। आकाश का रंग बदल रहा है और तारों की झिलमिलाहट भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है और तारे उसी प्रकार से डूब रहे हैं जैसे पनघट में देखते देखते घड़ा डूब जाता है। देखिए, इतने का अर्थ हम लोग फिर से देखते हैं। एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी उठ, अब रात बीत चुकी है, अब जाग जा। देख, जैसे कोई सुंदर स्त्री अपने घड़े को पनघट में डुबोती है, वैसे ही मानो उषा रूपी सुंदरी आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। यानी उषा काल आ गया है, आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है, तारे आसमान में डूब रहे हैं, अब तू भी जाग जा। देखिए, इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी प्रकृति को मानव के जैसा व्यवहार करते दिखाया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि अंबर में पनघट का, तारों में घड़ों का और उषा में सुंदर स्त्री का आरोप लगाया गया है। आगे लिखते हैं, खगकुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस कागरी। देखिए, जैसे घड़ा डुबोने पर कल कल की आवाज आती है, वैसे इधर पक्षी चहचहा रहे हैं। सखी आगे कह रही है कि प्रातः काल हो गया है, खगकुल कुल सा बोल रहा, पक्षियों के कलरों का स्वर सुनाई दे रहा है, अर्थात पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही है। पक्षियों का समूह मानो गीत गा रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, और नवीन पत्ते जो वृक्ष के हैं, इनका आंचल भी मानो डोल रहा है, थिरकने लगा है। अर्थात धीमी धीमी हवा से ये वृक्ष के नए कोपले, वृक्ष के नए पत्ते थिरकने लगे हैं।
और देखो यह लतिका भी अपने अधखिले फूल रूपी गगरी में नवीन रस भर कर ले आई है। देखिए आपने देखा होगा कि जो पुष्प की कली होती है जब वो फूल बनने की प्रक्रिया में होती है तो उसकी जो आकृति होती है, उस अधखिले फूल की जो आकृति होती है वो कलश के समान होती है, घड़े के समान होती है और बीच में ताजे रस से भरपूर पराग होता है। तो उसी प्रकार से यह लता भी अपने अधखिले फूल रूपी गगरी में नया रस भर लाई है। यानी उधर पानी से भरा घड़ा है और इधर जो घड़े के समान अधखिला पुष्प है उसके अंदर जो पराग का रस भरा है वो उसी भरे हुए घड़े के सदृश प्रतीत हो रहा है। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अर्थात पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ने लगा है। धीरे धीरे चलने वाली सुबह की हवा के स्पर्श से नवीन पत्तों में थिरकन होने लगी है और यह लता भी अपने नए अधखिले फूलों के रूप में रस की गगरी मानो भर लाई है। देखिए पक्षियों के चहचहाने को कलरव कहते हैं। इसी आवाज को यहाँ कुल कुल कहा गया है। अभी हमने बताया ही था कि पानी में डुबोकर घड़ा भरते समय जो कुल कुल की आवाज होती है वह खगकुल अर्थात पक्षियों के समूह के कलरव से व्यक्त हो रही है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। जैसे वो स्त्री पानी से भरे हुए घड़े को अपने सिर पर लेकर आती है वैसे ही घड़ा भरने के बाद उसे सिर पर उठाकर ये लतिका ले आ रही है। अर्थात ये लतिका नए रस से भरी गागर को अपने सिर पर रखकर लेकर चली आ रही है। कितना सुंदर सा उपमान प्रस्तुत किया है प्रसाद जी ने। इसमें भी मानवीकरण अलंकार आपको दिख रहा है। लतिका को उसे स्त्री की भांति बताया जा रहा है और खगकुल कुलकुल इसमें अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। खगकुल में कुल का अर्थ है समूह या परिवार और कुल कुल में कुल का अर्थ है कलरव। यहाँ पर आपको यमक अलंकार दिख रहा है क्योंकि कुल शब्द के अर्थ अलग अलग आए हैं और कुल से दो अर्थ भी निकल रहे हैं, एक तो समूह दूसरा कलरव। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। आगे देखें, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। प्रातः काल होने की सूचना देने के साथ साथ सखी कह रही है कि हे सखी सुबह हो गई है और सारा संसार अपने क्रियाकलाप में लगा हुआ है, पर तू अपने होठों में कभी मंद ना पड़ने वाला अर्थात तीव्र राग लिए हुए और अपने केशों में मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु को समेटे हुए तथा अपने आंखों में रात की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है। देखिए विहाग का अर्थ अभी हमने बताया ही था कि मध्य रात्रि के समय गाया जाने वाला एक राग है, परंतु यहाँ इसका अर्थ हम लोग इस तरह से लेंगे कि जैसे कोई देर रात तक जगे उसके बाद जब सोए तब सुबह उठने पर भी उसकी आंखें लाल ही होती हैं, यानी एक आंखों में एक खुमार होता है। तात्पर्य यह है कि सखी कह रही है कि तेरे होठों पर वह राग है जो कभी कम नहीं होता और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु तेरे केशों में बंद है, फिर भी तू अलसाई हुई आंखें लेकर निद्रा में लीन है, निद्रा मग्न है। अगर तू उठे तो चारों दिशाएं राग से गूंज उठें और सारा वातावरण सुगंधित हो जाए। देखिए राग का एक अर्थ प्रेम भी है, इसलिए हम लोग इसका अर्थ ऐसे भी कह सकते हैं कि तेरे अधरों पर प्रेम से भरी कभी हल्की ना पड़ने वाली मुस्कान है और तेरा व्यक्तित्व मानवीय मूल्यों की सुगंध से भरा है, पर ना जाने क्यों तू अभी तक अलसाई हुई सो रही है। यानी सभी लोग अपने क्रिया व्यापार में लग गए हैं और तू अभी भी अपनी आंखों में खुमारी लिए अपनी अलसाई हुई आंखों को लेकर निद्रा मग्न है। कितना सुंदर सा प्रकृति का चित्रण प्रसाद जी ने यहाँ किया है। देखिए यह एक छायावादी जागरण गीत है। इसका अर्थ इतना साधारण भी नहीं है। इसमें केवल एक स्त्री को ही नहीं जगाया जा रहा है, बल्कि उन सभी सामर्थ्यवान लोगों को जगाया है जो सामर्थ्य होते हुए भी सोते रह रहे हैं। यह कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। उनके समय में भारत में अंग्रेजों का राज्य था और आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो कवि लोग अपनी रचनाओं से लोगों को जगाने का प्रयास भी कर रहे थे।
इस कविता में भी हमें यही संकेत दिखाई पड़ता है। कवि ने आह्वान किया है कि सामर्थ्य होते हुए भी सोए रहने का क्या अर्थ है, जबकि सारे संसार में हलचल हो रही है, सारा संसार अपने कार्य में लगा हुआ है, इसलिए सो मत, जाग जाओ। देखिए, इस कविता की भाषा खड़ी बोली है। बाकी अलंकार इत्यादि की चर्चा हम ऊपर अभी कर ही चुके हैं। जैसे पुनः आप लोग देखें, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें रूपक अलंकार है। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, इसमें अनुप्रास भी है, यमक भी है और श्लेष अलंकार भी है। और सा शब्द का उच्चारण है तो उपमा अलंकार भी है। प्रिय विद्यार्थियों, अब लहर नामक काव्य कृति से संकलित यह गीत नामक शीर्षक यही समाप्त होता है। अब इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। धन्यवाद।